अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। आज बहुत अहम ख़बरें, क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होना है और बहुत कम वक्त रह गया है। तमाम ही सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला भी रही हैं और बड़े ज़ोरों पर इंतखाबी मुहिम है। इस पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो बात की गई थी हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि खुदा न खास्ता खूनी इलेक्शन ना हो, तो तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। ठंडे माहौल में सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मज़ीद कूल किया जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। इस पर भी बात करेंगे। मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करा दूँ। नवेद ज़ुबैर साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, सबसे पहले आगाज़ में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से इसलिए करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ जो वाक़या पेश आया और पे दर पे ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। नारे और दावों के बाद हमने देखा कि कारकुनान आमने सामने आए, हाथापाई हुई और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक सियासी जमात के जो एक कारकुन जो है उनकी डेथ हो गई और उन्हें इल्ज़ाम आयद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और नाम लेकर कहा डॉक्टर आसिम का। और ज़ाहिर है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरफ MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा, पहले मैं सुनवा दूँ, फिर अपने मौजूद मेहमान उस पर तजिया लेंगे। आइए सुन लेते हैं पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या कहा। यहाँ का बच्चा था, शहीद हो गया, तो ये मोहल्ले वाले क्या उसकी गाड़ी में फूलों की पत्तियां निकाल करते हैं कि तुम मार के चले गए, अब ये फूल हमारी तरफ से गाड़ियां जलाते नहीं तो क्या करते। हमने इस शहर में रोज से लड़ाई की है, उसको बगैर हथियार के खत्म किया। 30 सालों तक रोक का तसल्लुत था। तुम इस शहर को दोबारा रोक के हवाले करना चाहते हो। अगर यही कसूर है हमारा कि हम ये बैठे बैठे हमारे पास हथियार हो, तुम आकर वापस जा सकते हो, घुस नहीं सकते। क्या मैसेज दे रहे हो हमें? हमने इस अमन के रास्ते को इख्तियार करके पाकिस्तान को बचाकर गलती कर दी है। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अपने साथियों को खलास नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूं, अगर रियासत मेरे नियत से साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती, हमें इजाजत दे। फिर मरना हमारे लिए मसला नहीं है। हमने हजारों अरब जमा नहीं कर रखे कि मौत से डर लगे, कुछ नहीं है हमारे पास होने के लिए। मरना हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन हम आज रियासत को आवाज देकर के हमें बता दे। बस मैं रियासत को आवाज लगाकर आखिरी दफा कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते रियासत अपना फैसला करे। बोले मेरे साथियों के कत्ल को नहीं रोक सकती। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं, आधे घंटे का मसला नहीं, 5 घंटे हो गए इस वाक़े को। 5 घंटे से एक पत्थर नहीं मारा अभी तक। अगर क्या हम इतने कमजोर हो गए डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम इनको नहीं देख सकते क्या? क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी के घर पे नहीं गए, न जा रहे न जाएंगे। लेकिन मैं अपने साथियों को इस तरह से निहत्ते अपनी जगह पे बैठे बैठे सिटिंग तक की तरह आखिरी दफा बोलो और मुझे इसका हिसाब चाहिए, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने ठेका नहीं ले रखा इस मुल्क में सारे आने का, सारी कुर्बानियां दे रहे। जी नाज़रीन, आपने सुना, हमने ठेका नहीं ले रखा इस अमन कायम करने का। आखिरी मरतबा कह रहा हूँ रियासत को, वरना पीपल्स पार्टी हमारे लिए कोई मसला नहीं, आधे घंटे का काम है। क्या कहेंगे नवेद ज़ुबैर साहब? सबसे पहले तो इस वाक़े पर, उसके बाद धुआंधार किस्म की दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो मैंने आपको सुना दी, पहले इस पर मैं चाहूँगा आप अपना तजिया दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एग्रेसिव तकरीर थी, किसी भी तरह एक पार्टी के सरबराह की या क्रिमिनल की नहीं लग रही थी। मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि मुझे आने वाला इलेक्शन कराची में बहुत खूनी लग रहा है और बहुत अफसोसनाक वाक़या, एक पार्टी का एक यूसी का जिम्मेदार कल शहीद हुआ। हम वहीं थे, इलेक्शन कैंपेन का एक बड़ा जलसा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में था और मैं वहीं था, मैं देख रहा था वो जलसा। मैंने पीपल्स पार्टी का कभी सेंट्रल में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा और बड़े पुरजोश थे वहाँ पे जो लीडरान थे, MNA MPA के अहदेदारान, वो मेम्बरान भी थे, उम्मीदवारान भी थे और डॉक्टर आसिम, मंसूर हसन, रज़ा हारून, सब उन्होंने तकरीर की और सेंट्रल को उनका कहने के मुताबिक अब उन्होंने छीन लिया MQM से। जो लग भी रहा था कि बहुत बड़ा जलसा सेंटर में, जहाँ रज़ा उन्होंने कहा एक झंडा नहीं होता था, आज इधर सिर्फ पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। उसका रिएक्शन आना था, मगर इस सूरत में आएगा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन नहीं, उसका रिएक्शन MQM का कोई कारकुन मारा जाए, ये रिएक्शन 2 रैली कहते हैं आमने सामने आ गई। जब ये लोग वापस जा रहे थे जलसे से तो नाज़ाबाद के करीब वहाँ उनकी कोई रैली रात गए निकल रही थी। जब सामने सामने आ गए तो झगड़ा हो गया, झगड़ों में फिर फायरिंग हो गई। फायरिंग में फिर आपको पता है वो गोली की तो आँख होती नहीं, वो किसको भी लग सकती है दोनों तरफ से। और उसके बाद जो गाड़ियाँ जलाई गई, जो हंगामा हुआ, फिर पुलिस पहुंची, फिर उनकी
सुबह तक कोशिश ये थी कि FIR डॉक्टर आसिम के खिलाफ कटाई जाए। उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा जी डॉक्टर आसिम। और उस वक्त वो उनका कहना यह है कि वो घर पे मौजूद थे, क्योंकि जलसे के बाद तमाम ही लोग उधर चले गए थे, वहाँ खाना भी था, तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ उनके घर पे मौजूद थी। उनको पता है वो घर से निकले ही नहीं, तो वो किस तरह FIR में किसी का भी नाम पे काट सकते हैं। कानून भी चेंज हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद जितनी गैर जिम्मेदाराना तकरीर उन्होंने की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे और रंजिशें बढ़ेंगी और ख़तरनाक होगा। जो उन्होंने कबूल किया कि हमने गाड़ियाँ जलाई, और उसके बाद उन्होंने बोला आधे घंटे का काम है पीपल्स पार्टी मेरे लिए। मतलब ये क्या, किस वक्त की बातें कर रहे हैं? अब वो ना वक्त है, ना वो टाइम है, ना उनके पास वो लोग हैं, ना ही अब ऐसा माहौल है कि ये सब कुछ हो सके, ना ही आज की अवाम ये मुनज़्ज़म मुत्तहद MQM है, ये वही लोग हैं सारे, और हम सारी चीज़ें भूल थोड़ी गए, हमें सब आता है ये चीज़ें, और माजी में हमने फेस किया है, पीपल्स पार्टी वालों को टफ टाइम दिया है, और अब दोबारा भी कोई मसला नहीं, आधे घंटे का काम है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कानून को हाथ में लें। वही लाशें गिराने की बातें कर रहे हैं, घरों पे जाने की बातें कर रहे हैं, जैसे कि पहले होता था। मेरे ख्याल में सिर्फ सेंटर में 100 से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मारा गया था, कल की तरह हमें याद है आज भी। और किसी पार्टी को इजाज़त ही नहीं थी इस डिस्ट्रिक्ट में झंडा तो लगाना तो बड़ी बात है, उधर कोई नाम भी लेने की, ऐसा भी वक्त था। लेकिन अब वक्त चेंज हो चुका है, वक्त तब्दील हो गया जी। अब ये चीज़ों की गुंजाइश है भी नहीं। अब अगर मुकाबला करना है तो वोटों से मुकाबला करना पड़ेगा, अगर अब किसी को हराना है तो इलेक्शन में हराना पड़ेगा। इस तरह के मार पीट का अब टाइम नहीं है। अनीस मंसूर ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं, खुद भी वहाँ थे और देखा है उन्होंने कवरेज पर, तो एंट्री इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल में पीपल्स पार्टी की MQM के होते हुए 87 से हम देख रहे हैं नहीं हो सकी, अब इतनी तादाद कैसे हो गई? इस पर थोड़ा जवाब दे दीजिए, फिर हम आते हैं उस तरफ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बहुत शुक्रिया अली आपका। हाँ, नवेद ज़ुबैरी साहब के साथ मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस जलसे में हम देखने गए थे कि ज़ाहिर सियासी सरगर्मी है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतना बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। मैंने अब से कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में भी ये बात कही कि दर हकीकत एक नई MQM बन चुकी है, और वो नई MQM का नाम मैं ये दूंगा पीपल्स MQM। ये दर हकीकत वो MQM है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर MQM पाकिस्तान और PSP के जो लोग थे उन सबको टूट कर वो लोग गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। वहाँ मैंने ये देखा कि, और नवेद भाई इस बात की देखेंगे बताएंगे कि वहाँ पर जितने भी लोग स्टेज पर मौजूद थे, जो कारकुनान मैनेज कर रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग MQM से और PSP से निकले हुए हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ PSP, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। या तो फिर ये वो कहें आप सिर्फ उर्दू बोलने वाले थे, मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ अली, मैं आपको ये वजह बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैंने जो लोगों को मैनेज करते हुए देखा ना, वो MQM का हिस्सा नहीं रहे, वो PSP का हिस्सा रहे। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, वो वहाँ से निकले हुए हैं और उनका तर्ज सियासत जो है वो MQM से मुख्तलिफ नहीं है, यानी कि वो जिस तरीके से सियासत करते हैं। वहाँ मैंने ये देखा कि वाज़ेह तौर पर स्टेज का कंट्रोल, वहाँ की मैनेजमेंट का कंट्रोल, तमाम उन लोगों पर था। जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, लेकिन मैनेज पुरानी MQM कर रही थी, यानी आप इसको PMQM कह लें या पीपल्स MQM कह दें, तो वो स्टाइल मुझे नहीं। हारून साहब, अनीस एडवोकेट साहब, मुजम्मिल कुरैशी, इनकी बात कर रहे हैं। वो नहीं, वो जो मैनेजमेंट थी ना, अच्छा वो जो मैं कह रहा हूँ, जो लड़के थे, अगर आप उनको देखें, आप उनकी गुफ्तगू सुने और आप उनका माजी चेक करें, तो ज़्यादातर लोग में 4-5 तो वो लोग थे जो PSP से निकलकर MQM में नहीं गए थे, बल्कि PSP से निकलकर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए। तो वो लोग सब इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। तो दर हकीकत जब आपका जलसा था वहाँ पर, और जलसे के बाद जाहिर है, अच्छा नहीं, इसका जवाब नहीं दे रहे आप कि ये ठीक है PSP MQM से निकलकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, ये तुम जानना चाह रहा हूँ सेंट्रल में ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी में जाने मजबूर हो गए? देखिए, MQM की करवटें हैं ये, दर हकीकत MQM के लोगों की करवटें गुज़िश्ता 2016 के बाद, बल्कि 2015 से लेकर अब तक 9 सालों के अंदर MQM के लोगों ने बहुत ज़्यादा करवटें ली हैं। ख़ुद MQM की आला क़यादत ने बहुत ज़्यादा करवटें ली हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, सही, और कभी MQM पाकिस्तान, कभी PSP, कभी ORC, पता नहीं क्या क्या नामों से होती रही। तो अब मसला ये हुआ है कि कारकुनान उन करवटों से, उन्हें भी करवटों की ज़रूरत है, वो भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उन लोगों को इसलिए सूट करती है क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको शेल्टर। क्योंकि मैंने इसलिए सवाल किया अनीस मंसूर साहब, लोग भी जानना चाहते हैं, अमूमन होता ये है कि जो पार्टी अपोजिशन में हो वहाँ से लोग दिल बर्दाश्ता हुआ करते हैं। MQM तो हुकूमत में रहती है, क्यों छोड़ लें फिर? देखिए, मसला MQM का हुकूमत में रहना नहीं है, मसला MQM के कारकुनान का अपनी लीडरशिप को देखना है।
उनकी लीडरशिप बार बार बदली और उनके लोगों को नीचे वो तमाम चीज़ें नहीं मिली हैं। अब मिसाल के तौर पे वो तमाम लोग के जो अपनी आला क़यादत को देखते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आप जब करवट ले सकते हैं तो हम ले लेते हैं। अच्छा। सही। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा मसला यह है कि उनकी नज़र में, अब एमक्यूएम के आम कारकुन की नज़र में यह है कि जनाब हमारी जो ये आम बहस होती है कि यार कुछ लोगों ने बहुत पैसा बनाया, कुछ लोगों ने बहुत पैसा बनाया। जब हर एक के ज़बान ज़द आम ये हो कि कुछ लोगों ने बहुत पैसा बनाया तो ज़ाहिर है एमक्यूएम का स्ट्रक्चर फिर उसको उस तरीके से पैसा क्या पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं बनाया? सबने बनाया तो ज़ाहिर है उनका भी हक बनता है जो लोग चाह रहे हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाए। सईद मुस्तफा कमाल साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा बहुत कुछ, इसमें आधे घंटे का उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी कह दिया कि हमारे लिए मसला तो नहीं है लेकिन हम नहीं चाहते कानून हाथ में लें। मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल मुखातिब हुए हैं रियासत से। रियासत से सवाल भी किया उन्होंने, सही कह रहे हैं। नहीं, उनकी सारी तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रियासत ने उनके हाथ पांव बांधे हुए हैं और अगर आप उनको छूट दे दें तो वो सब कुछ कर लें। और रियासत मतलब उनकी सारी गुफ्तगू का महवर जो है वो रियासत थी। अगर आप देखें तो सवाल ये है कि कल तक वो इस रियासत के लिए मतलब मैं खुल के ज़रा बात करूं कि कल तक वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने चलने को तारीफ़ किया करते थे, आज वो इस इस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि किसी को ये बात समझ में ना आए, लेकिन वो जिस तरीके से मुखातिब थे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो मुखातिब नहीं थे, वो थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे थे और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें छोड़ दें, अगर आपको करना है तो बता दें, आपको करना है तो बता दें। वो उनसे रियासत से या इस्टेब्लिशमेंट से बेसिकली मुखातिब थे। तो अब ये देखना चाहिए कि उनका ये तर्ज अमल या इनकी ये गुफ्तगू प्रेस पार्टी से हटकर अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो वो मुंतकिल हो रही है, तो ऐसे क्या मामलात हुए हैं। अच्छा, क्या मामलात हुए हैं इस पर भी हम सर इसका थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको सईद गनी की भी सुनवा देता हूँ कि एमक्यूएम के सेंट्रल से खास तौर पर लोग, जिस तरह अनीस मंसूरी साहब आपने कल देखा, वहाँ उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा आपको नज़र भी आए और ख़ास तौर पर एमक्यूएम पीएसपी से निकले हुए लोग अनीस मंसूरी साहब कह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आए। सर ऐसा क्या है पीपल्स पार्टी में कि एमक्यूएम को छोड़कर लोग वहाँ शामिल होंगे? देखिए, मोस्टली लड़के जो मैंने देखे वो 25 से 30 साल की उम्र के लड़के थे, बड़े पुरजोश थे, बड़े उसमें थे। और उन्होंने पिछले 2 सालों में ये देखा है, जिस तरह 2 सालों में हमें सबको पता है कि एमक्यूएम का नजरियाती लड़का नहीं देखा आपने, पुराने चले आ रहे हैं, नए लड़के। मैंने नए ये लड़के देखे और ये सब नए वोटर्स भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं और सब उर्दू बोलने वाले थे। चंद इक्का दुक्का मुझे और उसके भी लगे, लेकिन मोस्टली जो थे, जो हमारा वो हुआ, जिनसे इंटरेक्शन हुआ, वो थे। और उनमें से 1-2 से मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से रोडें बन रही हैं, पार्कों में लाइटें लग रही हैं, जगह जगह झूले लग रहे हैं और जो काम पीपल्स पार्टी कर रही है, जबकि यहाँ से उनका एक MNA MPA कभी रहा ही नहीं है, उसके बावजूद इतना काम कर रही है। तो क्या वजह है कि अगर इन्हीं को जिताएं, अगर यही आ जाए तो हो सकता है सर और काम और ज़्यादा बेहतर हो जाए हालात। उनको दूसरी तरफ से वो नाउम्मीद है जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उससे, उनके रवैये से, उनकी चीज़ों से, और PTI जो क्लैप्स हुई है 9 मई के बाद, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर कुछ चॉइस यानी पीपल्स पार्टी मेहनत भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहाँ बहुत की है, जिसकी वजह से ये शायद यंगस्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, राग़िब हो रहे हैं। जी अच्छा, इसका जवाब दिया जब सईद मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जवाब दिया सईद गनी साहब ने। और सईद गनी साहब ने जो गुफ्तगू की तमाम बातों को जहाँ उन्होंने जवाब भी दिया, उसके बाद भी बताऊँगा कि उसके बाद खालिद बकुल सिद्दीकी साहब भी आए थे सामने, लेकिन सईद गनी साहब ने जो जवाब दिया वो मैं आपको पहले सुनवा दूँ कि सईद गनी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। ये परेशानी जो उनको है, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि इंतखाबात की है और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह पूरे शहर में बड़ी तंदही के साथ और बहुत ही मैं समझता हूं कि हमारे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, जो हमारी कैंपेन चल रही है वो किसी भी जमात के मुकाबले में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर जिसको ये अपनी जागीर समझते थे, वो इसलिए कि वहां किसी को सांस नहीं लेने देते थे, जो सियासी कारकुन किसी और जमात का आता था तो मार देते थे, बोरियों में डाल देते थे, माजूर कर देते थे, तशद्दुद करते थे। तो उन्होंने अपने उसको जागीर बनाया हुआ था। लेकिन जब से पिछले कुछ बरसों में शहर का अमन बहाल हुआ, एमक्यूएम की बदमाशी खत्म हुई, तो कराची शहर के वो इलाके जहाँ पर एमक्यूएम के अलावा सियासत ममनून थी वो सारी खत्म हुई। कुरंगी में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कुछ इलाकों में वहाँ पर दीगर जमातों ने भी पैर जमाना शुरू किए और ये अच्छी बात थी, लोगों ने आज़ादी के साथ सियासी फैसले किए। लेकिन अब चूंकि उन्हें ये यकीन है कि सूरत हाल के लिए अच्छी नहीं है, ये दोबारा से अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम को बहाल करना चाहते हैं।
जी, सुना आपने ये अल्ताफ हुसैन के एमक्यू को बहाल करना चाहते हैं। पहले ये लोगों को मार देते थे, बोरी में डाल देते थे, बदमाशी अब इनकी ख़त्म हो गई, ये बातें की हैं सईद गनी साहब ने। सर आप पहले अनीस मुंशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, सईद गनी साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़ाहिर है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब या एमक्यूएम पाकिस्तान की एक मुखालिफ सियासत कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो तमाम बातें जब ज़ाहिर है दूसरी एक तरफ से गिला हो रहा है तो दूसरी तरफ से वो भी अपना एक ओपिनियन रखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो है वो पॉलिटिकल एक दूसरे को कंपटीशन है ये, और इसमें कोई ख़ास नई बात नहीं है। मैं फिर ये कहूँगा कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू है उसमें वो रियासत से मुखातिब हुए हैं। यहाँ पर सईद गनी साहब जो है वो रियासत से मुखातिब नहीं हुए बल्कि उन्होंने जवाब दिया है मुस्तफ़ा कमाल साहब की बातों का। तो मैं इसमें कोई नया अंसर नहीं समझ रहा, तमाम की तमाम बातें उन्होंने पुरानी रिपीट की है। जो मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसमें ये जो लास्ट पे आपने सुना जुमला बानी मुर्तज़ा के हवाले से, ये क्यों बार बार घुमा फिरा कर बात वहीं आती है? देखिए, अब वो है नहीं यहाँ पर, सही है, अब वो नहीं है तो ज़ाहिर उन पर आसानी से हदफ किया जा सकता है। अब मैं कहने का मकसद ये है कि देखिए हर एक का हवाला होता है ना, कि अब अगर आप ये देखें वो कहते हैं कि हम बानी मुत्तहिदा वाली नहीं कर सकते, हम वो वाली नहीं कर सकते, जिस तरीके से इमरान खान पर बात कही जा रही है, तो एक तरीक़ेकार होता है। मैं समझता हूँ कि जो शख्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है उसका हवाला देना, या जो ज़ेर था वो उसका हवाला देना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए तबसरा फरमा दिया। जी दुबैरी साहब, देखिए मेन फ़र्क सईद गनी की मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहजे का था, बॉडी लैंग्वेज का था। आपने मुस्तफ़ा कमाल की भी सुनी कूल आदमी है और उनकी भी सुनी। वो भी कराची के सदर है पीपल्स पार्टी के, और वो भी कन्वीनर डिप्टी कन्वीनर हैं, दोनों एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोनों के लबो लहजे में और अल्फाजों में बहुत फ़र्क था। वो थ्रेट से भरा हुआ था, ये उसका जवाब दे रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है, और ये फ़र्क ही आगे जाएगा। देखिए अब अगर मामला वो खत्म होता नजर आ रहा है, खुदा न खास्ता या बढ़ेगा? मुझे तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये खतरनाक मुझे बात देखिए जैसे जैसे ये अब आखिरी हफ्ता है, अब आखिरी हफ्ता है, इसमें रैलियाँ भी ज़्यादा होंगी, और इसमें अब जो है आखिरी हफ्ते में आमतौर पर इलेक्शन में ये होता है कि आखिरी 3 दिन में गवर्नर मीटिंग के बजाय पावर शो होता है। हर हल्के में वो एक बाइक रैली निकालते हैं और गाड़ियों की रैली निकालते हैं, फिर पूरे हल्के में घूम रहे होते हैं। वहाँ जब ये आमने सामने आएंगे तो इससे भी ज़्यादा तसद्दुम होने का खतरा है, क्योंकि पुलिस कितना कंट्रोल करेगी इतनी बड़ी तादाद में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 15-20 लाख लोग रोडों पे हों। तो दोनों सियासी जमातों की क़यादत को क्या चाहिए कि मिल बैठ के कोई बात इस पर लाएअमल तय करें कि नहीं हो, आइंदा ऐसा ना हो, इस तरह खुदा न खास्ता कोई वाक़या फ़ौरन करना चाहिए, और बीच में किसी को इसका रोल भी अदा करना चाहिए। जो मुक़र्रर होते हैं, जो अमन अमान के ज़िम्मेदार हैं, इनके लीडरों को बुला के बताना चाहिए कि अब तो हो गया है, ये अब नहीं होगा, हम टॉलरेट नहीं करेंगे और इसका नुकसान होगा। आपने देखा, अगर आगे आप आएँ तो जो कल डिफेंस में 2 तलवार 3 तलवार के दरमियान जो वाक़यात हुए, उसका पीटीआई को कितना शदीद नुकसान हुआ है, उसका मगर आप आगे चल के उसका नहीं, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे, पहले आप चला भी बता दें ये है कि ये तो उसमें एक एसएचओ को जिस तरह जख्मी किया गया, बेचारे का अभी तक होश नहीं, उसको पुलिस वालों को मारा पीटा गया। अच्छा, ये तो एक हमने कैमरों की नज़र में तमाम चीज़ों को देखा भी, बल्कि अनीस साहब तो वहाँ मौजूद भी थे, लेकिन आप पहले ही बता दीजिए इसमें पीटीआई का मौक़िफ़ जो हमने कोशिश की लेने की, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे कारकुनान को लड़ने झगड़ने नहीं आए थे, और जिस तरह दूसरे लोग कैंपेन चला रहे हैं, हमारी भी रैली थी और हमसे ज़्यादती हुई। हालांकि जो वहाँ कैमरों की नज़र से जो देखा गया वो मामला तो ज़ाहिर कुछ और नज़र आया। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरी इतलात है, क्योंकि मेरा अपना हल्का भी है, इलाका भी है, और उधर 2 तलवार 3 तलवार, फिर खुशबती ये है कि मैं फ़ोन पे अनीस भाई से राब्ते में था, ये उस वक्त मैदान में मौजूद थे, हम दोनों ने कहीं जाना था, तो उस सिलसिले में तो जो इतलात आ रही थी, इसके बाद इनके फ़ोन रखने के बाद मैंने वहाँ के अपने मुकामी अहदेदारों को भी कॉल की, तो उन्होंने बोला जंग का मैदान बना हुआ है, और एक के बाद एक रैली क्लिफ्टन बीच से नीचे आ रही है 2 तलवार और 3 तलवार की तरफ, और वहाँ पुलिस, क्योंकि वो रोड बहुत बिजी रोड है, शाम का टाइम था, बहुत बिजी रोड है, एक ही रोड है जहाँ से हज़ारों आदमी गुजरते हैं। ज़रा सा एक गाड़ी भी ख़राब हो जाए, ट्रैफिक जाम, तो उधर ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। जब जाम हो जाता है ट्रैफिक तो पुलिस आती है, वो अपना हटाती है रोड से। उस दौरान जो झड़पें हो गई, वो पहले ही चार्ज थे पीटीआई वाले, और उनके कंट्रोल में ही नहीं थे जो लोग उनको लेकर आए थे। और उसके बाद हुआ यही कि पहले 6 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, डीएसपी ज़ख्मी हुआ, उनको रेस्क्यू करने के लिए जब एसएचओ बोर्ड बेसन गए वहाँ पे, तो उन पे शदीद तशद्दुद हुआ। जब वो गिरे तो उन पे वही तौर पे किसी ने ईंट मारी उनके सर पे, जिसके बाद वो रात गए तक आईसीयू में थे। और उसके बाद 500 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें नॉमिनेटेड उधर के एमपीए और एमएनए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उन पे काटी गई। अब उनकी कैंपेन तो गई,
अब वो कैंपेन नहीं चलाएंगे और उनके लोग जो कारकुनान बैठेंगे पोलिंग एजेंट बन के या उठाए बाहर, जा सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है डरेंगे, वो कौन बैठेगा। तो ये 2 हल्के तो वो हार गए, एनए के, एक एने का भी हार गए, 2 अच्छा, MP आपको इस लगता है हल्के जी में। मुझे हार लगता है गए? जी बहुत 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 फर्क पड़ेगा, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ कल। बड़ी गैर जिम्मेदाराना इन लोगों ने वो किया। पुलिस को इस तरह नहीं मारा जाता। शैल होते हैं लोग, शैल उठा के जवाबी तौर पे फेंक देते हैं, पत्थर मारे जाते हैं जवाबी तौर पे, पत्थर कानून को हाथ मारे में नहीं जाते लेना हैं, चाहिए था, डंडे लेकिन ये खाते हुआ हैं, है। डंडे मारे, ये तक तो हमने देखा है, लेकिन इस तरह नहीं देखा कि किसी को जान से मारने को वर्दी वाले को कानून को हाथ में लें और कानून नाफिज करने बहुत- वाले जो बहुत लोग बड़ी वहाँ गलती की है मौजूद और थे इसका उन पर खुमियाजा- हमला हुआ, इसका खमियाजा पीटीआई को भुगतना पड़ेगा। अनिल मंजूर साहब, आप मौजूद थे, आपने तमाम चीज़ें देखी भी, अब दोनों तरफ की चीज़ें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका एक सियासी एलिमेंट भी है। अगर आप इस वक्त तहरीक इंसाफ की पोजीशन देखें, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ पर इस वक्त पाबंदी है और उसके बावजूद भी इनके लोग निकले। जब किसी जमात पर पाबंदी होती है और उस पाबंदी के बावजूद अगर आपके 10 लोग भी अगर निकल जाते हैं तो वो खबर का अंसर बन जाती है। नहीं, पीटीआई की पाबंदी नहीं है सर, ये तो आप नहीं, पीटीआई पर पाबंदी तो है ना। देखिए, हम नहीं, पीटीआई इस तरीके से सरकारी नहीं तौर कर पर सकते। कहीं लिखा हुआ नहीं ना पाबंदी, सरकारी तौर पर तो सर ये भी नहीं लिखा हुआ ना कि बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हाँ, इस बस पीटीआई छोड़ की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बात ही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बहरहाल उस वक्त हम पीटीआई के इन लोगों का निकलना एक खबर थी। अच्छा, ये खबर बड़ी खबर नहीं बनती कि अगर ये तसादुम नहीं होता। अफसोसनाक अमर यह है कि हमारे यहाँ भी आप एमक्यूएम का वाक़या देखिए या पीटीआई का वाक़या देखिए, दोनों में तशद्दुद और लाश की सियासत हमेशा हावी रहती है। और ये तशद्दुद और लाश की सियासत को अगर आप हावी होकर देखें तो एक अपने आप को मजलूम साबित करता है और दूसरा जो है वो अपने आप को मजलूम साबित करता है, और एक अपने मुखालिफ को जालिम करार देता है, दूसरा दूसरे को जालिम करार देता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो ख़ास तौर पर उनसर आ गया है तशद्दुद का, और तशद्दुद के साथ साथ उस लाशों की सियासत का, इस मामले को भी देखना चाहिए कि हम कब तक जो है वो तशद्दुद और लाशों की बुनियाद पर इस बात को अपनी कामयाबी साबित करेंगे कि जनाब हम कामयाब हुए और हम पर जुल्म हुआ और सामने वाला जालिम है। सामने वाला जालिम है। अच्छा, आज एक इंटरव्यू दिया जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ हमेशा लाडले होते हैं, ये आसिफ जरदारी साहब फरमा रहे हैं। लेकिन इससे आगे जाके जो उन्होंने बिलावल भुट्टो की तनकीद जो कर रहे हैं आजकल वो नून लीग पर, उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि बिलावल भुट्टो नून लीग मुखालिफ वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो तनकीद कर रहे हैं। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे आप पे एक एतराज़ है, आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन, जी वो तो चेयरमैन है ना, शरीक चेयरमैन तो वो पीपल्स पार्टी के हैं। नहीं, पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन शरीक हैं या वो सदर चेयरमैन? है पार्लियामेंट, ठीक है। Anyway, खैर, देखिए नहीं, सब वो कुछ असल वही में है। बिलावल उसके अंडर में आते वैसे हैं ना। दोनों पार्टियों में सब कुछ वही है। चलिए हम आपके सवाल की तरफ आए थे, छोड़िए इस बात को। नवाज शरीफ साहब मैं तो हमेशा वो बताऊंगा। लाडले होते हैं। देखिए, जहाँ तक उनके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बिलावल उन पे तनकीद कर रहे हैं और एंटी नवाज शरीफ वोट लेना जा रहे हैं, वो पंजाब में सियासत कर रहे हैं इस वक्त। पंजाब नहीं, वो तनकीद सिर्फ वोट लेने के लिए है, यानी हकायक नहीं, कल फिर साथ होंगे, इसका ये मतलब लिया जाए। नहीं, इसका सच ये यही मतलब हम नहीं ले सकते। जिस तरह वो तनकीद कर रहे हैं और फ्रंट फुट पे करके मेन क़यादत को टारगेट करके कर रहे हैं उनके कि मैं वालिद मोहतरम कह रहे हैं। चौथी दफा वजीर आजम में नहीं बनने दूंगा और ये आराम करें, वो जो बातें कर रहे हैं उसके बाद नहीं लगता कि ये दोनों मिलेंगे। दोनों में से एक पार्टी अपोजिशन में होगी, या तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी या नून लीग अपोजिशन में होगी, ये आप देख लीजिएगा। मेरी अपनी तजिया यही है। बहरहाल अच्छी कंपेन चला रहे हैं और जहाँ तक जरदारी साहब हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बिलावल साहब अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, पीपल्स पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बिलावल है। लाडले होते हैं, ये बात दुरुस्त है। ना, वो तो सबको ही पता है, ये बार बार कह नहीं, वो देखिए ना, होते हैं। वोट को और तो भी कहा है उन्होंने, लाडले देखिए, कहाँ से हो गए? लाडला इसमें किसको नहीं पता, 2/3 अक्सरियत हम भूल गए हैं उनका। पहला इक़्तिदार, दूसरा इक़्तिदार, और अब वापस आना, वापस आके एयरपोर्ट पे जो प्रोटोकॉल मिलना, उनके एक एक करके सारे केस खत्म हो जाना। लेकिन एक हकीकत ये भी बयान लाडला की है, बना नहीं सर, तो इस क्या है? इंटरव्यू तो में। इस बार में बार क्या बात इस इंटरव्यू में एक बड़ी हकीकत बयान की। उन्होंने कहा जी हमारे वोटों के बगैर कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, हमारे वोटों के बगैर नवाज शरीफ और नून लीग के वोटों के बगैर बिलावल वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते। असल बात यही है, और ये दोनों का मर्जिंग फार्मूला इस वक्त दोनों वोटर्स को कैच कर रहे हैं, और होगा यही। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उससे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उससे पीछे भी कहा था। तो लाडले फिर नवाज शरीफ हैं या नहीं है? दोनों हैं, दोनों हैं, और इस वक्त एक नूरा कश्ती का मंजर है, एक सिक्के के दो रुख हैं, कोई तब्दीली अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो चैलेंज दिया था नवाज शरीफ साहब को, उसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने दिया। और बिलावल ने कहा जी भाई से चूँकि होते हैं दुनिया के तरक्याता ममालिक में, और अमेरिका में की अगर बात करें तो वहाँ तो
1858 से लेकर अब तक मुबाहिसे होते हैं, दो उम्मीदवार आमने सामने आते हैं, बताते हैं हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम ये करेंगे, आप बताइए, फिर वो अपना बताते हैं। इसका चैलेंज का शहबाज शरीफ साहब ने कबूल ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब पहले ऐसी जगह पर जाकर करेंगे जहाँ आपने कुछ काम किया हो। सर नहीं तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि चलिए आ जाइए एनआईसीवीडी पर। सर वो तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसका भी जवाब दे दिया। हाँ, तो अगर आप वहाँ कह रहे हैं तो फिर उन्होंने भी अपने 2-3 शहरों के नाम लिए कि वहाँ हमने भी एक जगह स्कूल बनाया था, एक जगह अस्पताल बनाया था, वहाँ आ जाए। और मैं एक जुमला एक और नहीं, मैं एक जुमला मेरे ख्याल में मेरे माइक बंद कर देते हैं आप ही बात नहीं करें। एक जुमला मैंने एक जुमला इसमें कहा था कि उसमें जो है ना वो हमारे अली सरवर भाई के एक दोस्त ने भी मुनाजरे का चैलेंज दिया है, तो आप उसको भूल गए। देखिए बिलावल ने जो बात की वो आज मार्केटों में मसरूफ है। बिलावल ने जो बात की वो आजकल की जदीद दुनिया में ही, आप यूरोप के किसी मुल्क में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, इलेक्शन होते हैं तो दोनों उम्मीदवारों को टाइम दिया जाता है सेम, और सेम सहाफ़ियों को मौका दिया जाता है कि आप सेम सवाल उनसे कर लें या जो भी सवाल कर लें, उसका वो जवाब देते हैं। और जिसमें करज होती है, जिसके अंदर कुछ करने का होता है या जिसमें कोई वजन होता है, वो जाता है, वो भागता नहीं है, वो कहता है आओ मुकाबला करो। भाग कौन रहा है? नून लीग भाग रही है। एक तो नवाज शरीफ, उनसे क्या मुकाबला करेंगे? उनका वजीर आजम का उम्मीदवार नवाज शरीफ है, उसको करना चाहिए, शहबाज शरीफ को नहीं। दोनों में बहुत फर्क है। तो शहबाज शरीफ आ गया है, अब बजाय मुकाबला करने के वो क्या था, कितना तेल होगा तो रात नाचे की, तो वो ये कह रहे हैं जी आप कहीं काम किया तो वो सवाल इसलिए था जब ये तो उन्होंने कहा कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप क्या बताएंगे, हमने मोटरवे बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, हमने एटम बम का धमाका किया, आपके पास क्या है? देखिए वो उनके सामने आए तो वो बताएंगे ना कि इन्होंने हेल्थ में कितना काम किया, एजुकेशन में कितना काम किया, रोड पे कितना काम किया, बिजली कितनी उन्होंने पैदा की, थर कोल क्या है, वो उनके साथ मुकाबला करेंगे तो बताएंगे ना। बातों बातों में नहीं, एटम बम किसके नाना ने बनाया था और मिसाइल टेक्नोलॉजी किसकी वहां लाई थी, वो बताएंगे। लेकिन असल बात बिलावल कहते हैं अब करेंगे क्या आगे, आपके पास आगे करने को क्या है? वो जो आपने पीछे किया उसको तो लोग देख ही लेंगे, आप आए मुकाबला करें, अच्छी बात होती है, वो आते तस्लीम करते और आते। इसके अलावा भी बिलावल साहब मेरे ख्याल में रोज ही किसी न किसी चैनल पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं, कई जलसे भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एनआईसीवीडी, थरकोल, बेनजीर रिंगन स्पोर्ट प्रोग्राम, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे, जबकि मियां साहब मोटरवे, ऑरेंज ट्रेन, एटम बम का धमाका और दीगर। आपको क्या लगता है? एक बात का जवाब नहीं दिया। पहले मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो मनाजरे का जो तीसरा भी एक शख्स है, कल के प्रोग्राम में करेंगे तो उसने भी तो चैलेंज दिया है ना। जी, तो ये बड़े चैलेंज है बॉस। ज़रदारी साहब को चैलेंज दिया है कि भाई आइए हम भी इन्हीं हॉस्पिटल्स के बाहर करके मुनाजरा करते हैं। आपने उनका जिक्र नहीं किया, ये कल के प्रोग्राम में करेंगे उनका। आज का इन दोनों के पास ये चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है मुनाजरा होगा तो लोग किससे ज़्यादा मुतमईन होंगे? वजनी काम दोनों में से किसने किया? एक चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहता है, एक पार्टी 5वीं बार इक़्तिदार में आना चाहती है। देखिए पहली बात तो यह है कि ये मुनाजरा होगा नहीं, सही है। दूसरी बात यह है कि होना तो चाहिए, लेकिन देखिए मुनाजरे का मकसद देखें इस तो उसका मतलब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक अच्छी बात की है, इसको तो एप्रिशिएट करें आप। देखिए वो तो हम पढ़ा लिखा नौजवान, देखिए बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत सारे चैलेंजेस पहले कर चुके हैं। मसला सारा यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न सिर्फ माजी में करीब रहे हैं बल्कि इस वक्त भी करीब हैं और मुस्तकबिल में भी करीब रहेंगे। ये दोनों किसी भी तौर पर एक दूसरे को चैलेंज कर उस हद तक बात को लेकर नहीं जाना चाहते। बिलावल बोल रहे हैं, एक दफा नहीं, 3 दफा 4 दफा बिलावल ने तो कहा है, आज भी कहा जाएगा। वो असल में अभी ज़ेरे तरबियत है ना, तो जब जो ज़ेरे तरबियत जो लोग तरबियत कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि अभी इतना चाहिए, बाद में वो खुद आपको बता देंगे। देखिए 9 तारीख आएगी, सही है, हम सब आप भी मुनाज़रे से भागने के हक में हैं। दिल में कहीं ना कहीं नून लीग का। मैं मुनाज़रे से भाग नहीं रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कहना चाहिए था आए मुकाबला करें। नहीं, मैं ये कहना बताएं कि वो क्या करें। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दोनों पार्टी के पास क्या बताने को कुछ नहीं है, दोनों नहीं होता तो क्यों आते? नहीं है, दोनों के पास क्या है? तो दोनों के पास यह है कि उन्होंने आज जो पेट्रोल जिस कीमत पर है, दोनों जमातों की वजह से, आज जो महंगाई की शरह है वो इन दोनों जमातों की वजह से। साफियों पे छोड़ दे ये बात तो साफियों पे छोड़ दे, वो उनसे पूछे ना। दोनों जिम्मेदार है, सामने तो आए ना यार। देखें ये दोनों जो है वो हवा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये दोनों जिम्मेदार है। मैं बताऊं क्यों नहीं आने चाहते नवाज शरीफ साहब? हर बार जब उनको वज़ीर आज़म की सीट से हटाया जाता है वो बैनुल मुल्क चले जाते हैं, कहीं सूटकेस लेके, कहीं मेडिकल करके, कहीं बीमार हो गए, कहीं वो, और फिर वापस आए। इस सवाल के जवाब से डर के वो नहीं आ रहे कि भाई आप हटे तो आप सामना तो करें। आप सामना ही नहीं करते, फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा बनने। तो भाई अब अगर मियां साहब चलेगा, बड़े मियां साहब नहीं बने तो छोटे मियां साहब बन गए तो मियां साहब चले जाएंगे बाहर। वो छोटे मियां साहब को बनने देंगे ही नहीं बड़े मियां साहब। उनका उम्मीदवार खुद वज़ीर आज़म के वो हैं, बेटी
पंजाब के विजयवाला के लिए है, सर ये घर में इधर सारी है चीजें ये, आपको भी लग रहा है ये सर? उनके पास उनको देखिए सिंध में कम से कम ऐसा भाई नहीं को है। तकलीफ होगी मेरे, लेकिन अनिल कोई बात मंसूरी नहीं, साहब, बर्दाश्त करना चाहिए। देखिए सिंध में तो ऐसा नहीं है ना? देखिए मैं फिर अपना जुमला तो ना जरदारी साहब सीएम बनना चाहते हैं सिंध के, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ना नहीं, तो वो वज़ीर फरियाद आज़म दालपुर बनना साहब। आसमान, ना वजीर आजम तो बनना चाह रहे हैं ना, एक सदर वज़ीर बनना आज़म चाह तो रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, उसके तो वो एक वजीर उम्मीदवार हैं, आजम उसके लिए बनना तो चाह कह रहे रहे हैं, हैं कि एक आइए सदर बनना चाह रहे मुकाबला हैं, तो करें। नीचे कोई है अच्छा नहीं ना। चलें, छोटी सी खबर साथ में ये भी शामिल कर लूं। जरदारी साहब ने ये भी कहा कि लाहौर से बिलावल जीतेंगे और उसकी सीट जब खाली हो जाएगी, 2 सीटों से जीत चुके होंगे, फिर आसफा भुट्टो वहां से लड़ेगी। यार देखें, ख्वाब देखने पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखने दिया करे जिसको जिसका ख्वाब देखना आप है। मुस्कुराएं सर, मैं ये इनकी बात पे मुस्कुरा आप रहा हूँ। देखिए ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप एक बार नहीं, तो दो ये क्या बार पूरा नहीं हो सकता? आपने ख्वाब की बात कर दी, नामुमकिनात में से ही है। देखिए वो अभी जब उनसे पूछा गया था ना कि 300 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं आप बताएं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ख्वाब देखने में कोई हर्ष तो रही है ना यार, तो ख्वाब देखने थे जब बिलावल भुट्टो जरदारी खुद नहीं, अवाम को ऐसी बात नहीं है। कहा था उन्होंने देखिए, कहा ख्वाब देखना। जब मैनिफेस्टो दिया था, देखिए, जब उन्होंने आपका कहा था कि serious- लीडर- to be नहीं, serious serious हो, है, ये serious serious हो, note पे मजाक है। नहीं, serious हो। उन्होंने कहा था कि 15-16 औजार थे जो कि जिसकी जरूरत नहीं है, खत्म मैं कर वो दूंगा। खत्म करूंगा। मैं कोई अगर वजह से मना तो 70-80 की तनख्वाहें कापी ना दुगनी कर रखूंगा। दूंगा, 30 लाख घर बना कर दूंगा। 1500 बिलियन बचेंगे, उसको हम सब्सिडी देंगे। वो उन्होंने अपना जो उनके सामने लॉन नजर लॉसेस था, कम उन्होंने करेंगे। दिया। लेकिन ख्वाब इसके है ना, अलावा ख्वाब देखने में कोई हर्ज इसके नहीं। अलावा आप ऑल्टरनेट एनर्जी पे जीतने जाएंगे। में क्यों बात नहीं कर रहे आप? किससे? जिससे मुस्कुराए आप, उन्होंने कहा जीत जाएगा बिलावल वहां से, यार फिर आसफा मैं लड़ेगी। आपको बोल रहा हूँ, हम यहाँ बैठ के 9 तारीख को जिस रिजल्ट की बात कर रहे होंगे ना, उसमें NA 127 आपको सरप्राइज देगा। मैंने जिस तरह उसकी कंपेन को, ये भाई उस दिन आपका कहते वैसे हैं ही उस दिन प्रोग्राम भी है आपका बिलाल डार के साथ। जी, हाँ वो भी है, तो वो देखेंगे। वो तो 40,000 से हरवा रहे हैं, कोई 30,000 से हरवा रहे हैं, एक भाई 15,000 से हरवा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पोजीशन नून लीग की इस वक्त लाहौर में हो गई है, NA 127 में। अच्छा, ये प्रोग्राम के आखिर में उनको मैं चाहता हूँ surprise कि प्रोग्राम जाहिर है 2 सीटों में हमें बात करनी है। NA 233, आज 2 हल्के हमने मुंतखब किए हैं जी, NA 233 और NA 241। 241 पहले बात कर लेते हैं, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, इनके पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार और PTI के खुर्रमशेर जमान। सबसे पहले आप सर बता दीजिए, इस हल्के में क्या लगता है आपको? पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और PTI, और तीनों उम्मीदवार भी आपके सामने, इन सब में सीनियर जो हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं। क्या लग रहा है आपको सर, ये हल्का किस तरफ जाएगा? आपका तज्जिया। देखिए, कल से पहले तक इसमें 1-to-1 मुकाबला था डॉक्टर इख्तियार बेग में और खुर्रमशेर जमान। और सत्तार साहब गिनी नहीं रहे आप? फारूक सत्तार का डिफेंस मदद के साथ डिफेंस क्रिप्टो में इतना है नहीं, जहाँ के वोट होते हैं ना, तो वहाँ और उनकी तवज्जो भी वहाँ नहीं है। 1-to-1 मुकाबला था, सब तजर्बेकार सब उन पर नजर रखे हुए थे। खुर्रमशेर जमान यूँ यहाँ पे PTI पिछले 2-3 इलेक्शन में जीतती आई है भारी वोट से। 9 मई के बाद फर्क पड़ा था, लेकिन अच्छी कंपेन दो लोग कर रहे थे। नेट टू नेट मुकाबला था। लेकिन कल के वाक़े के बाद, आज जब खुर्रमशेर जमान पे FIR कट चुकी है, वो खुद वहाँ मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ। उनके कारकुनान आज दरबदर हैं, 100 से ज़्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, और अब 500 नामजद हैं। और 500 नामजद हैं, नामालूम। इसमें तो अब उनको आगे कंप्लेन चलाना भी मुश्किल हो जाएगी, और डिफेंस में ये तशद्दुद की सियासत, इसको बहुत बुरा ही समझा जा रहा है। ये तो मतलब कोई खुर्रमशेर अच्छा नहीं करा। जमान, खुर्रमशेर जमान ने फ्रंट बड़ा पे ना फर्क हुए तो पड़ा। आप समझ रहे हैं कि लोग वोट डालने नहीं जी निकलेंगे। बिल्कुल। देखिए, खाली वोट डालना नहीं होता, वोट डालवाने वाले होते हैं, लोगों को घर से निकलवाने वाले, पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठने वाले, पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठने वाले। टेक्निकल बात है, सब नाज़रीन, ये लोग, सही कह ये रहे सब लोग नहीं होंगे तो काउंटिंग में भी इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ अब इख्तियार बेग को इसमें और नजमी आलम को थोड़ी एज हासिल हो गई है कल के वाक़े के बाद से। जनाब अनीस मंसूरी साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो मोअज़्ज़ज़ हमारे नवेद भाई जो है वो ज़रा सा बता देते कि कल जो है वो 28 जनवरी थी, और 27 जनवरी को भी खुर्रमशेर जमान पर कोई 50 FIR थी। खुर्रमशेर जमान लेकिन अभी वो भी campaign चला रहे थे, नहीं कोई वो नहीं 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 थी। नहीं 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 चला पा रहे थे। देखिए नहीं, उनकी मेरे तरफ- मेरे देखिए- इलाके में देखिए- कॉर्नर मीटिंग करके गए। देखिए वो कल भी तो थे ना, निकले हुए थे। वो निकले हुए थे, निकले वो हुए थे, निकले कोई हुए थे, गिरफ्तारी उनकी लेकिन नहीं हो रही देखिए थी। नहीं, देखिए खुर्रमशेर जमान देखिए, सब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार भी नहीं हुए ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए खुर्रमशेर जमान अभी भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उनके रेस्टोरेंट्स पर बार बार हमले हो रहे हैं, और खुर्रमशेर जमान के लिए ये FIR कोई मायने नहीं रखती, ना ही PTI वर्कर के लिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि उससे बड़ी FIRs उनके ऊपर हैं, सही ना। तो ये कोई नया इशू नहीं है। इस हल्के की बात करें। मैं इस हल्के में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इस हल्के में खुर्रमशेर जमान की पोजीशन, यानी कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन निस्बतन मजबूत है।
अगर वोटर निकलता है तो, अगर पीटीआई का वोटर निकलने में कामयाब होगा तो खुर्रम शेर जमान इस हल्के से बाआसानी जीत चलिए, जाएंगे। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों में से आपने सुन लिया, NS-241 का ज़ुबैर साहब कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब को सबकत हासिल है, जबकि अनीस साहब कह रहे हैं खुर्रम शेर जमान साहब को सबकत हासिल है। अच्छा जी, NA-233 सिलानी वाला जो हल्का है, जहाँ से MKM पाकिस्तान की जानिब से साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जावेद हनीफ साहब हैं, रफ़ीउद्दीन फैसल साहब मौजूद हैं यहाँ से, जो पहले भी बहुत कांटे का उनका मुकाबला हुआ था। ये दो बड़े अहम लोग मौजूद हैं यहाँ से, यानी कि MKM आफाक अहमद साहब की महाजिर कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यहाँ मुकाबला होगा NA-233। क्या लग रहा है सर आपको? यहाँ भी 1-to-1 मुकाबला है, MKM वर्सेस MKM, मगर फ़र्क यह है कि वो है महाजिर कौमी मूवमेंट और वो है मुत्तहिदा पाकिस्तान। इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। लांडी का एक इलाका हमेशा से फाक साहब का गढ़ है, इसमें उनका खेल भी है, और वो लांडी से आगे आते आते अब ये कोरंगी तक आ गए, और जिस तरीके की वो तकरीरें कर रहे हैं अपने जलसों में, जिस तरीके से लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा मैंने करीब जाके उनके ऑफिसों की इब्तिदा और उनकी जो चीज़ें देखी हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी मकबूलियत मैंने आफाक की और MKM महाजिर कौमी मूवमेंट की पहले बहुत अरसे से नहीं देखी। और जो मुत्तहिदा पाकिस्तान है वो आपको पता है मुश्किलात का शिकार है, उधर लोग उनको वोट किसको वोट दे रहे हैं आप सर? आपका मैं सैयद रफ़ीउद्दीन फैसल साहब को मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी एज हासिल है MKM के मुकाबले में। जनाब देखिए, मैं इस इलाके में अगर मैं सन 2018 का इलेक्शन देखूं और 2018 के बाद अगर यहाँ पर 2021 का बाई इलेक्शन अगर देखूं, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर मुकाबला पाकिस्तान MKM पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़े क्लोज थे। और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट और MKM यानी मुत्तहिदा के जो वोट थे वो करीबन बराबर ही थे। अगर पीटीआई यहाँ से उस तरीके से फाइट नहीं करती तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पे तीनों की तरफ वोट दूंगा, और मैं कहूँगा कि अगर पीटीआई को यहाँ काम नहीं करने दिया गया, क्योंकि माजी में फिर ये सीट एक बार पीटीआई लेने में कामयाब हो गई थी, तो अगर ये सीट पे अगर कंपटीशन होगा तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि यहाँ पर इन तीनों के दरमियान बिल्कुल बारीक फ़र्क होगा। जिस तरीके से 60-65 वोट से MKM को जीत दी गई थी, मैं समझ रहा हूँ कि इसका फ़ैसला जो है फिर शायद कुछ और हल्के कर रहे होंगे, कुछ और हल्के करेंगे। जाते देना आखिरी खबर, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है। वो वीडियो है जी ना, पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हैं राहत फ़तेह अली खान, वो अपने मुलाजिम की पिटाई कर रहे हैं और कह रहे हैं जी बोतल कहाँ गई मेरी। और इसका ड्रॉप सीन फिर ये हुआ कि जब वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो फिर उस मुलाजिम के साथ जिसकी शदीद किस्म की पिटाई की राहत फ़तेह अली खान ने, उनके साथ उन्होंने एक और वीडियो बनाई, और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि ये मेरा मुलाजिम यहाँ मौजूद है और ये ख़ुद बताएगा आपको कि जो बोतल मैं इनसे मांग रहा हूँ वो कौन सी बोतल है। तो मुलाजिम ने कहा जनाब वो पीर साहब का दम किया हुआ पानी है, और वो दम किया हुआ पानी की बोतल। सर आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या बात हुई? साहब आप बताइए पहले। देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखी और करोड़ों लोगों ने देखी, बहुत कम वक्त में बहुत तेज़ी से वायरल हुई। राहत फ़तेह अली खान को मैं भी पसंद करता हूँ, सब लोग पसंद करते हैं, उनकी गायकी को पसंद करते हैं, एक्चुअली उनकी करैक्टर को नहीं पसंद करते हैं, उनकी गायकी को जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया और साफ नजर आता है वो नशे की हालत में थे, और जिस तरीके से वो मार रहे थे एक अपने, भले उनका मुलाजिम हो, आई डोंट नो उनका शागिर्द हो, कुछ भी किसी भी तरीके से इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई आदमी तो, लेकिन वो दम किया तरीके से दम किया पानी था ना, वो दम किया हुआ पानी हो, शहद हो, जो भी हो, शायद साफ नजर आ रहा था कि वो क्या था। और ये इससे इनकी इतनी सुबकी हुई और इनको इतना क्रिटिसाइज किया गया कि उनको खुद आना पड़ा। वो मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वो कहीं और से उनको अपनी वीडियो देनी पड़ी, और वो वीडियो भी ऐसी थी कि जिससे साबित हो रहा था कि उनसे जो कुछ उनसे हो गया उससे उनको फर्क पड़ा। दम किया हुआ पानी वो पी चुके थे या आपको लग रहा है थे थोड़ा कम पड़ गया था तो वो और ढूंढ रहे थे, और बहरहाल उनकी शोहरत को बहुत डैमेज हुआ इससे। देख लीजिए नाज़रीन, बहरहाल ये चूंकि ये सोशल मीडिया की ताकत, 24 घंटे के अंदर जो उन्होंने मारा। आपका जवाब से मुझे ये लगा कि ये दम किया पानी किसी अंग्रेज ने दम किया हुआ था। जी, किसी अंग्रेज ने दम करके बंद किया हुआ था। देखिए, काफी पुराना पानी लग रहा था। राहत फ़तेह अली खान साहब जो है महंगा होता है क्या? जितना पुराना सुना इतना महंगा। अच्छा, पीर साहब गुजर गए इसका मतलब। राहत फ़तेह अली खान साहब जो है अखलाकी तौर पर हमेशा किसी ना किसी खबर का हिस्सा रहे, चाहे आप उनके FBR के मामला देख लीजिए, चाहे उनके एयरपोर्ट की वीडियोस देख लीजिए, हमेशा वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहे।
अच्छा, जो हमारे यहाँ पहले एक शहद की बोतलें आती थी, तब किसी के पास से बोतल निकलती थी, किसी के पास से अस्पताल में से बोतल निकलती थी, किसी की गाड़ी की डिग्गी में से निकलती थी, तो कहते थे जनाब ये एक के पर्स से भी निकली थी। हाँ, एक के पर्स से भी निकली थी, और उसमें तो चीफ जस्टिस से नोटिस ले लिया। अच्छा, यहाँ पे भी दोनों जगह नहीं, लेकिन ये तो दम किया पानी, वो कह रहे हैं मेरी बोतल मैं- कहाँ मेरी है, बात बोतल तो कहाँ समझो, है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई कभी शहद की बोतल हो जाती है वो जादू से, सही, और कभी वो दम वाला पानी हो जाता है, तो खैर है, अब क्या कर सकते नहीं, ये जो कह रहे हैं पुराना पानी था और महंगा होता है वो। वो दम वाले पानी का बस उन्हीं को पता। देखिए, कितना शोहरत बड़ा- को बहुत डैमेज हुआ, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक को एहतियात करनी चाहिए। ऐसी एक वायरल होने से उनका सिर्फ कैरेक्टर एहतियात का करें या ये काम ही ना आप करें? उसके कमेंट्स पढ़ें। ये क्या सर आप कह रहे हैं, एहतियात करें मतलब अपने होश पकड़ाई में ना रहे, दें? अपने होश में रहे। अच्छा। जो भी है वो अपने होश में रहे। जहाँ होश आपका खो जाता है तो वहाँ ऐसी कोई चीज़ वायरल हो जाती है, तो आपका जो एक इमेज होता है ना, वो ज़मीन पे गिर जाता है। सर मेरी अभी नज़र में राहत फतेह खान अब वो देखिए, नहीं इस रहे तरह जो की थे। वो कह रहे हैं एहतियात करें। इस तरह की वीडियो एक और एक सियासी रहनुमा की भी बनती, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन फिर करूँगा, सही है, वो बस कल बनते बनते रह गई। अच्छा, कल बनते बनते रह गई, ये बड़ी अंदर की बात कर दी, क्योंकि दोनों मेरे मौजूद मेहमान वहाँ मौजूद थे। बहरहाल जी, आज ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ख़ास तौर पर 2 हलकों के हवाले से जो मेरे मौजूद मेहमानों ने राय दी वो भी जहन नशीन कर लें आप, क्योंकि ये इंशाल्लाह जब हम 6 तारीख को, जब कैंपेन ख़त्म होगी रात 12 बजे, उस दिन अगर हमने प्रोग्राम किया, या 7 तारीख को, तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे, और फिर ज़ाहिर है एक दिन का सिर्फ वक्फा होगा, उसके बाद आप जिस चीज़ को वोट देंगे, फिर नतीजे आ रहे होंगे, फिर हम टैली कर लेंगे जनाब हमारे मौजूद मेहमानों ने क्या कहा था, उनका तजिया किस हद तक दुरुस्त साबित हुआ। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बोला नहीं।